तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल की डेट में 12 जनवरी 2023 को बीएड बनाम बीटीसी का जो वर्षों से संघर्ष चला आ रहा था उस मैटर पर ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और जो रिटन सबमिशन है फ्राइडे तक देना है, नेक्स्ट फ्राइडे तक। तो इसी दरमियान दोस्तों देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी का माहौल है और होना भी चाहिए, चूंकि जो वर्षों बरस की प्रतीक्षा है उसको आखिरी आयाम मिला है। कम से कम ऑर्डर रिजर्व हुआ है, नहीं तो सालों साल बीत रहे थे और डेट पर डेट लग रही थी। तो ये एक पॉजिटिव बात है दोनों पक्षों के लिए, चाहे वो बीएड हो चाहे बीटीसी हो। और एक बड़ी बात कि दोनों पक्षों ने अपनी जो आर्गुमेंट्स हैं उनको काफ़ी जोरदारी के साथ रखा है। देखा जाए तो बीटीसी या बीएसटीसी या डीएलएड की तरफ से काफ़ी बड़ा पैनल था। मीनाक्षी अरोड़ा मैम जो कि टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं, और साथ ही साथ मनीष सिंघवी जी की बात की जाए तो डबल एजी हैं राजस्थान के, और इसके बाद कपिल सिब्बल साहब जाने माने टॉप मोस्ट ब्रांड सीनियर एडवोकेट हैं। और इसके बाद देखा जाए तो विभिन्न स्टेट के और एडवोकेट ने अपना अपना पक्ष रखा है, जैसे पश्चिम बंगाल के थे, बिहार के थे, फिर इसके बाद देखा जाए तो पंजाब के भी थे। इस प्रकार के उनकी उतनी ज़्यादा प्रभावी बहस नहीं समझ में आई है, लेकिन जो बड़े चेहरे रहे हैं उन्होंने बीएसटीसी का पक्ष काफ़ी बेहतरी के साथ रखा है। और देखा जाए तो बीएड की तरफ से मात्र एक ही टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट थे, जो देखा जाए तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं, और ये हैं पीएस पटवालिया साहब, और इन्होंने ही पूरा मोर्चा संभाल के रखा था बीएड की तरफ से। और एनसीटी देखा जाए या एमएचआरडी है, इन्होंने अपने पक्ष को उतने ज़्यादा मजबूती से नहीं रखा है जितना रखना चाहिए था, क्योंकि भाई जो पूरी कह लें पटकथा है वो चारों तरफ से घूम रही थी एनसीटी के इर्द गिर्द, लेकिन एनसीटी का ही जो पक्ष है रखने का तरीका है वो सही नहीं रहा। जज साहब ने कई बार जो है सेटिस्फैक्ट्री जवाब ना पाने की वजह से आर्गुमेंट्स को डिसकंटिन्यू भी करवाया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएस पटवालिया जी ने ही एनसीटी का, एमएचआरडी का, रूल्स रेगुलेशन एक्ट्स का एक्सप्लेनेशन किया है। तो दोस्तों इन्हीं बीच देखा जाए तो आखिर के 15 मिनट की बात हो रही है कि पीएस पटवालिया ने झंडे गाड़े हैं, बीएड के जो पक्षधर हैं उनका कहना है। तो दोस्तों यहाँ पर आखिरकार उन 15 मिनट में क्या कुछ बोला गया है, क्या ऐसी कौन सी बात कही गई है जिसको कि ऑनरेबल कोर्ट ने सुना है, कंसीडर किया है, और जबकि कोर्ट का जो समय है वो भी खत्म हो चुका था, यानी कि 4 बज गए थे, इसके बाद भी मौका दिया गया। तो दोस्तों ये पटवालिया साहब के वर्ड्स हैं, मेरा इसमें कोई भी मिलावट का काम नहीं है। बीएड एलिजिबल है 1 to 5, ये पटवालिया साहब का कहना था। उनका ये कहना इस वजह से है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो 1 to 8 की एजुकेशन की बात करता है, और देखा जाए तो फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन 1 to 8 है, जिसके 2 सेक्शंस हैं, एक है लोअर प्राइमरी, एक है अपर प्राइमरी। देखा जाए तो 6 to 8 अपर प्राइमरी में काउंट होगा, और हमेशा से 6 to 8 में अपर प्राइमरी में बीएड कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। 2012 के पहले लोअर प्राइमरी में भी एलिजिबल थे, 18 के गैजेट के बाद से फिर से बीएड एलिजिबल रहा। लेकिन जो बीएसटीसी है या डीएलएड है या 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो 1 to 8 दोनों पार्ट के लिए एलिजिबल रहा है, ये पॉइंट रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि बीएड जो है वो एनसीटी ने इसी वजह से 6 to 8 की बजाय साथ ही साथ 1 to 5 में भी इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि डीएलएड अगेन करने की ज़रूरत नहीं है बीएड के पास, क्योंकि जो भी पेडागोजी है 6 to 8 की, 1 to 5 की, वो सेम है। अगर आप 6 to 8 के स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं तो उनके जो लोअर लेवल की पेडागोजी है उसका भी नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, तभी आप अध्यापन कार्य कर पाओगे। जैसा कि आरटीई एक्ट में भी क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कही गई है, और साथ ही साथ कहा कि बीएड इज़ अ हायर एजुकेशन एंड कैपेबल ऑफ गिविंग जो है क्वालिटी एजुकेशन, कि बीएड के कैंडिडेट्स जो हैं वो हायर एजुकेटेड हैं और कैपेबल हैं जो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। ये पहली बात रही। और एनसीटी को ही उन्होंने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन माना है, और सारी पावर्स एनसीटी की साबित की है कि एनसीटी के पास पावर है
कि वो रिलैक्सेशन दे सकता है। अकॉर्डिंग टू द RTE 2009 सेक्शन 23(2) 23(2) जो सेक्शन है उसमें रिलैक्सेशन की बात कही गई है। और उन्होंने ये भी पक्ष रखा कि जज साहब चूंकि असंतुष्ट थे कि भाई 6 महीने जब ब्रिज कोर्स करेंगे बीएड के कैंडिडेट्स प्राथमिक में एलिजिबल होने के लिए, तब उस दरमियान जो बच्चे हैं वो शिक्षा से महरूम रहेंगे। तो इस पर पटवालिया साहब ने कहा है कि जो आपका या हमारा जो ब्रिज कोर्स है वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, जिसको कि हम अपॉइंटमेंट के पहले और बाद दोनों में कर सकते हैं। लेकिन जो एकेडमिक अथॉरिटी है उसने ये डिसाइड किया है कि अपॉइंटमेंट के 2 साल के भीतर आपको ब्रिज कोर्स करना है। मतलब कि एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशन है वो साफ तौर पर एनसीटी जो रूल मेकिंग अथॉरिटी है वो पहले से ही प्री वैलिडेट कर दे रही है बीएड कैंडिडेट्स को, फुल्ली एलिजिबल मान रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो बीएड का इंक्लूजन है वो रिलैक्सेशन नहीं है, बट क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन को एक्वायर करवाने का एक तरीका है। कुल मिला के रिलैक्सेशन नहीं है और 1 to 5 का जो लैक है, जो कमी है, उसको ब्रिज कोर्स से उसको भर दिया जाएगा, ये कहना था। और लास्टली इस तरह से कंक्लूड किया है और साथ ही साथ कुछ राज्यों की जो स्थितियां हैं उनसे भी रूबरू करवाया है कि केवीएस ने किस प्रकार से पीआरटी में डीएलएड के कैंडिडेट्स के अलावा बीएड को भी इंक्लूड करने की बात कही, क्योंकि इनके पास सिर्फ 6% ही डीएलएड के कैंडिडेट्स सीटेट में पास आउट आ पा रहे थे, बाकी उनके जो वैकेंसी हैं वो खाली जा रहे थे। इसी वजह से जो केवीएस के डायरेक्टर हैं उन्होंने केंद्र सरकार को लिखा था और फिर शायद एनसीटी को लिखा था कि हमको जो है अलाउड करवाना चाहिए बीएड को भी 1 to 5 में। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2018 के गजट के आ जाने के बाद से 19 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने 1 to 5 में बीएड कैंडिडेट्स को एलिजिबल कर दिया है। तो ऐसे में ये बहुत ही बड़ा मामला हो चुका है और ज़्यादातर स्टेट इसके फेवर में हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश की स्थिति देखी जाए तो 68,500 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें केवल 41,000 के करीब डीएलएड कैंडिडेट ही पास आउट हो पाए थे, जिसमें सिर्फ डीएलएड अलाउड था। और जब सेकेंड फेज हुआ 69,000 का, तब जो है गवर्नमेंट ने बीएड को भी इंक्लूड करके 2018 के गजट के अनुसार एंट्री करवाई और इनकी सारी सीट भर गई। तो ये उदाहरण रखा गया और इस प्रकार से आर्गूमेंट को कंक्लूड किया गया है। और साथ ही साथ ये जो कह लें पक्ष है ये थोड़ा सा मजबूत यहाँ से हुआ कि जज साहब जो सुधांशु धूलिया जी हैं उन्हों को भी ये पता नहीं था कि 6 to 8 में जो डीएलएड है वो अलाउड है। उनका यही कहना था, क्योंकि उन्होंने अपने उदाहरण से भी जोड़ा था कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 में जाने का मौका है और मैं उसी के लिए डेडिकेटेड हूँ, उसी के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन ऐन वक्त पर आप किसी दूसरे को अलाउ कर दें तो मेरे कैरियर का क्या होगा, मेरे राइट्स का क्या होगा। ये चीज़ें जोड़ी गई थी। एसजी ऐश्वर्या भाटी मैम से ये क्वेश्चन किया गया था और साथ ही साथ एनसीटी से भी ये डायरेक्ट सवाल किया गया था कि आखिरकार बीएड की ज़रूरत ही क्या है जब हमारे पास ऑलरेडी जो डीएलएड के पर्याप्त कैंडिडेट्स हैं। तो दोस्तों ये कुल मिला के सेंट्रलाइज बहस है जिसको बीएड के कैंडिडेट मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। अब देखते हैं कि ऑर्डर क्या कुछ आता है। तो आपका क्या कुछ कहना है कि बीएड मजबूत हो रहा है या कमज़ोर है, या कौन इस केस को जीतेगा? इसकी लगातार जो अपडेट्स हैं उनको पाने के लिए देखिए, मैं किसी भी प्रकार से किसी भी पक्ष का यहाँ पर पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म है और मेरे लिए दोनों बराबर हैं, चाहे वो बीएड हो चाहे बीएसटीसी हो। और हमारा काम है आपको जो बातें हैं कोर्ट रूम की निष्पक्ष ढंग से आप लोगों तक पहुँचानी। बाकी ये देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं, बहस में बहुत कुछ होता है और फाइनल ऑर्डर जब आता है तो उसमें कुछ और ही होता है। किसी भी बात को आप देख लीजिए, किसी भी, अभी देखिए बीएसटीसी वाले निराश थे थोड़ा जब जोधपुर हाईकोर्ट का डिवीज़न बेंच का फैसला आया। बीएड वाले कैंडिडेट काफ़ी खुश हो रहे थे, लेकिन फाइनली जब जजमेंट आया तो वो बाहर हो गया और एनसीटी की गाइडलाइंस तक निरस्त कर दिया गया। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें घटित होती रहती हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है या कोई भी कोर्ट का ऑर्डर है उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें खुद में एक यूनिकनेस होती है।
बहुत ही अगर सिंपल सा मैटर हो तब तो आप कह सकते हो कि ये एकदम से गलत है, ये होना चाहिए। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है, और यहाँ पर दोस्तों कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर गजट आ चुका है और उसको लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इस कोर्स को, बीएड को कर भी लिया है। बहुत जगह वैकेंसीज भी कंप्लीट हो गई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स मतलब डिग्री को ले भी रहे हैं, बीएड को, और उन्होंने जानबूझकर डीएलएड में एडमिशन नहीं लिया। ये सारे एस्पेक्ट्स को देखकर ही देखा जाए तो डिसीजन आएगा। कलकत्ता की तरफ से यही कहा गया कि हमने बहुत सारे रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कर लिया है, इसी 2018 के गजट को देखते हुए तो डिस्टर्ब ना किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे 69,000 में भी उत्तर प्रदेश में भर्ती पूरी हो गई है, तो ऐसे जो कैंडिडेट पहले से जॉब कर रहे हैं या पा गए हैं तो 2018 के बाद से या गजट के अनुसार, तो उनको यहाँ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के हर एक आदेश आज तक के जितने आए हैं उसमें वर्किंग कैंडिडेट्स को कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया गया है, बशर्ते कि वो पूरी तरीके से मतलब एलिजिबल हो, मतलब इलीगल ना हो, तो उसको वैलिडेट किए हैं। एक मर्सी बिंदु भी आ जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएड बीटी से जुड़ी हुई जो जर्रे की अपडेट्स हैं वो लगातार आप सभी को प्रोवाइड हम करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। सेक्शंस पर बात होगी, ज़्यादातर जो सेक्शंस हैं 23(1), 23(2) और आरटीई का सेक्शन 29 हो गया, और भी बहुत सारे जो मतलब एनसीटी के एक्ट्स हो गए जिन पर की ज़्यादातर बहस हुई है, उनको भी हम लाएंगे, दिखाएंगे कि क्या कुछ आखिरकार लिखा है, और उनको भी हम एनालाइज करेंगे अपने ढंग से। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में